साथियों, आपका आपके परिवार एग्जाम डे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, हिस्ट्री, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे एंड ऑल वर्ल्ड एग्जाम। हम आज अपने मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी, 622 ईस्वी में, 642, 670 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए है 570 ईस्वी। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मक्का कहाँ है? सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरबिया। अगला सवाल, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। क्या? ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 712 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हकीम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि चचनामा ये जो है दाहिर के चाचा ने ही लिखा है। अगला सवाल 5वां नंबर, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? हम अगले ऊपर एनालिसिस में देख चुके हैं कि 712 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। आपका अब सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। इसका एनालिसिस यह है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं था। अगला सवाल, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी।
गोर, अरब उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अरब। इसका एनालिसिस यह है। भारत पर सर्वप्रथम अरब के मुसलमान का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में मुंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने द्वारा किया गया। खलीफा खलीफा अल वलीद के शासन में यह आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। इसने सिंध 712 ईस्वी तथा मुल्तान 713 ईस्वी में जीत लिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क था, मंगोल था, अरब था या तुर्क अफगान था? ऑप्शन नंबर सी अरब निवासी था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, वहां का शासक राजा दाहिर था। अगला सवाल, चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लादलौ, बाड़मेर? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अरोड़। 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 इसका एनालिसिस यह है। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंध राजधानी अरोड़ थी। कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलबतगीन, महमूद, सबकतगीन, इस्माइल? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अलबतगीन। उत्तर प्रदेश लोअर सब प्री 2015 में यहाँ पे सवाल पूछा गया। इसका एनालिसिस करते हैं। गजनी वंश का संस्थापक अलबतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अलबतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह कथन और कारण से संबंधित है। इसका कथन एक है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और कारण है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। यह क्वेश्चन यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2004 में पूछा गया और इसका उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु वह अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल लूटमार था, जबकि अस्थाई शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की है। अगला सवाल, इसका एनालिसिस देखते हैं। महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना चाहता था। क्योंकि भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की है। 12 नंबर, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? धंग, विद्याधर, जय शक्ति डंग? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विद्याधर। यूपीपीसीएस प्री 1991 का सवाल है ये। इसका एनालिसिस देखते हैं हम। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण
1019-20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक राजा विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपर्युक्त न होने के कारण रात्रि के समय अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, क्योंकि यह मुस्लिमों से पराजित नहीं हुआ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 MPPCS प्री 2021। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कुमारपाल, भीमद्वितीय, विद्याधर, अरुणो राजा। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर। हम आगे इसकी व्याख्या कर चुके हैं। सवाल नंबर 14, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंदबरदाई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उतबी। UPPCS प्री 1991 का सवाल। इसका एनालिसिस देखते हैं। महमूद महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वान को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीखुल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। सवाल नंबर अगला, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलप्तगीन। शाहनामा जो कि फिरदौसी ने लिखा है। UPRO मेंस 2013। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व का होमर, क्या इसे पूर्व का होमर। यहाँ याद करने वाली बात यह है कि इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर कहा जाता है। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। इस प्रकार संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अश्तराबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसका पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। सवाल नंबर 16, शाहनामा का लेखक है। अभी हम एनालिसिस किए उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। इसका सही जवाब है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी, MPPCS प्री 2015। इसका एनालिसिस हम कर चुके। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाने वाला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी दारा शिकोह अलबरूनी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। इसका अध्ययन एवं एनालिसिस यह है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसकी ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म,
धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण का उद्धरण किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीका के हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची, जिन्हें सचाऊ भी कहा जाता है, उन्होंने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। हम अगले सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। इसका एनालिसिस हम कर चुके हैं। अलबरूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। जैसा कि हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं सवाल नंबर 18 में कि महमूद गजनी का शासनकाल कब था? महमूद गजनी का शासनकाल 11वीं शताब्दी ईस्वी में था, जब भारत आया कौन? अलबरूनी। इसकी व्याख्या भी हम कर चुके हैं। साथियों, जो जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके नीचे ही दिया गया है कि यह किस एग्जाम में पूछा गया और कौन सा सन है। इसीलिए आपके परीक्षाओं में, आप कोई भी परीक्षा देते हैं, पूर्व अनुलोकन है या आपके सभी परीक्षाओं में यह रामबाण की तरह कार्य करेगा। हम तो आज से केवल मोहम्मद बिन कासिम का फर्स्ट चैप्टर उठाए हैं। ऐसे ही करके हम धीरे धीरे पूरी मेडिकल हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण सवाल और जवाब और उसके एनालिसिस को देखेंगे। इसी के साथ हम अगले सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? इब्न बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो, फरिश्ता। ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। देखिए ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ। ये झारखंड पीसीएस प्री में पूछा गया। ऊपर सवाल नंबर 18 में देखते हैं महमूद गजनवी के साथ ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया, फिर 2011 में झारखंड के पीसीएस में पूछा गया। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो यूपीपीसीएस राई 2014 यानी 2014 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? हमने अलबरूनी के बारे में काफ़ी सारा एनालिसिस किया। अब हम देखते हैं क्या है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। जैसा कि हम एनालिसिस में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने संस्कृत भाषा में अध्ययन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। लेकिन यह नहीं सही है कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अगला सवाल नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? क्योंकि जब हमारे देश पर अरब आक्रांता हुए तो उन्होंने हमारे यहाँ की संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई। तो वही सवाल पूछ रहा है कि महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई गई, और उसका पुनर्निर्माण किसने किया? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जय सिंह, सिद्धराज। अब इसका सही जवाब है भीमदेव। याद रहे, कंफ्यूजन ना हो, भीमराज प्रथम दूसरा है, भीमदेव कोई और हैं।
इसका एनालिसिस देखते हैं हम। यह है कि महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी के समय हुआ था। यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम 1022-72 तक था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ना होकर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रहे साथियों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो कि इतिहास है, तो उससे ही करंटली एक सवाल पूछा गया जो कि आपके आईएएस प्री अगले साल 2022 में पूछा गया। और वो सवाल क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन ने की। इसका जवाब होगा ए, क्योंकि एस राधा कृष्णन तो है नहीं, उन्होंने ये किया नहीं। एक और दो सही है कि यह 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है और अलबरूनी ने इसकी व्याख्या अपने ग्रंथों में की है। इसका एनालिसिस देख लेते हैं हम। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख अलबरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ध्यानतव्य है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की थी कि इस तरह से विकल्प ए सही है। उल्लेखनीय है कि महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अगले सवाल, सवाल नंबर 24। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। यूपी प्री 2000। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ज़्यादा दिनों तक तो उसका शासनकाल रहा नहीं, इसलिए उसने यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य वार्य नहीं किया। इसका एनालिसिस देखते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखित अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। 24 के बाद सवाल नंबर 25। हम अगले सवाल, सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? याद रहे, इसका है 1192। यूपीपीसीएस मेंस 2004। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। याद रहे, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उसका पूरा नाम था। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सिहाबुद्दीन गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात
पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई रही। ध्यान रहे कि जब 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी तो उस समय मोहम्मद गौरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे जाने दिया। यही पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। अपनी हार का बदला लेने के लिए वह 1 साल लगातार परिश्रम करता रहा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तथापि तराइन की दूसरी युद्ध 1 साल के बाद वह जब वापस लौटा तो घायल शेर और घायल हो गया था। पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में हार गए और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। याद रहे कि अगले सवाल में हमने इससे पहले में पढ़ा था कि भारत में मुस्लिम शासन यानी मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी। उस समय हमने बताया था कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं जबकि मोहम्मद गौरी ने की। 1192 ईस्वी के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता अस्तित्व में आई। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, पृथ्वीराज द्वितीय। इसका जवाब होगा मूलराज द्वितीय। यूपीपीसीएस 1990, ऑप्शन नंबर ए मूलराज द्वितीय। अब भाई मूलराज द्वितीय क्या था। ये एक वयस्क बालक था, लेकिन इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो हमें सब क्लियर हो जाएगा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ, इनकी एक माँ थी जो विधवा हो चुकी थी जिनका नाम नायिका देवी था, उन्होंने मोहम्मद गौरी को दिन में भी तारे दिखा दिए। देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मूलराज द्वितीय की माँ नायिका देवी के अस्तित्व में लड़ा गया युद्ध था। भारत की पहली नायिका थी यह। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, यूपीपीसीएस पीडी 2008, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। जयचंद यानी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद हार को हराया मोहम्मद गौरी ने। इसका एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1194 ईस्वी में के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र, याद रहे कौन, गढ़वाल राजा जयचंद कौन थे। जयचंद एक कन्नौज के गढ़वाल राजा थे। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। यूपीपी से 2008 में यह पूछा गया कि चंदावर के युद्ध में किसको पराजित किया। जयचंद्र। यही सवाल रिपीटेड सवाल ये 2008 में पूछा गया, जबकि यह यूपीआरओ प्री 2016 में पूछा गया, जिसका जवाब ऑप्शन नंबर बी राजा जयचंद्र होगा। सवाल नंबर 29, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया। ध्यातव्य है कि हमने इसकी व्याख्या पिछले ही सवाल में कर ली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जयचंद्र होगा।
अगला सवाल नंबर 30। युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। हमने आप लोगों को बताया कि तराइन का द्वितीय युद्ध एक ऐसा युद्ध था जब भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। हम इसकी व्याख्या करते हैं। एनालिसिस 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यहाँ हम कुछ बातें करते हैं। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना क्यों हुई? ऐसा क्या कारण था कि संपूर्ण देश के राजा, हिंदू राजा पराजित हुए? क्योंकि उनमें एकता ना थी। वो अलग अलग मत पर चलते थे। हर एक राजा अपने मत पर चलता था। जब वो अलग हो गए तो उनकी शक्तियाँ, यानी उनका जो प्रभुत्व था वो सामान्य हो गया। जबकि एक होते तो कभी भी यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना ना होती। और एक बात यहाँ बात करते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। इस समय सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जिनकी दरगाह है वह 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ है। ऐसा कहा जाता है कि उनके आने के उपलक्ष्य में ही मोहम्मद गौरी ने यह 1192 की लड़ाई उनकी, यानी उनका ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद से जीती और यहाँ पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ऐसा ऐसा श्रुतियाँ मिलती हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। पहला चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। इसमें पूछा गया कि पहले कौन आया। ध्यानतव्य है कि सबसे पहले तो महमूद गजनवी आया, यानी कि पहले दो होना चाहिए। जब पहले दो होएगा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो गया। ध्यानतव्य है कि केवल ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है जिसमें फर्स्ट में दो है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, या उत्तर भी सही है इसका। क्योंकि पहले महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, फिर चंगेज खान आया, फिर तैमूर ने आक्रमण किया। इसकी व्याख्या यह है कि सन 1999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी कि दूसरा। शिहाबुद्दीन गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करते रहा। चंगेज खान का आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह का पुत्र जियाउद्दीन बरनी और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी के तट तक आया था। सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय इल्तुतमिश का शासन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? याद है कि हमने पहले भी देखा कि किसने संस्कृत लेख में सिक्के जारी किए, वो महमूद गजनवी था। लेकिन यहाँ पर यह पूछा गया कि किसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने एक अरबी में एक सिक्का चलवाया जिस पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी और दूसरी
तरफ मुस्लिम धर्म का जो पवित्र कलमा होता है वो लिखा हुआ था। इसलिए इसे कहा जाता है, काफ़ी इतिहासकारों ने कहा है कि यह एक एकता का प्रतीक था। अब कहाँ तक सही है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की यानी इक्ता प्रदान की? ताजुद्दीन इल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा। ध्यातव्य है कि जब मोहम्मद गौरी का अंत हुआ तो उसका गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसने अपने प्रथम एकता प्रदान की। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। इसका एनालिसिस देखते हैं। मोहम्मद गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता यानी इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों को प्रशासन संभाला। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान की। यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगरा चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन इल्दौज, यूपी प्री 1991। इसका सही जवाब है बख्तियारुद्दीन खिलजी। इसका एनालिसिस यह है, ये बख्तियारुद्दीन वही खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और महीनों तक आग जलती रही, जिसमें काफ़ी सारे पुराण और अध्ययन विशेष विशेष सामग्रियाँ थी जो कि जलकर खाक हो गई। आगे इसकी हम व्याख्या करते हैं। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। यह भगोड़ा था। हमने पहले ही बताया कि यहाँ के शासकों में एकता ना थी, इसीलिए भारत में तुर्की यानी कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया, अतः इसे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? हमने ऊपर है एनालिसिस किया। अब अपने ऑप्शन में देखते हैं। मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियारुद्दीन खिलजी, अली मर्दाना खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बख्तियारुद्दीन खिलजी, या वह नाम है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। इसे ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। अगला सवाल, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? फिर से वही सवाल घुमा फिरा कर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इब्न बख्तियार खिलजी। 37 नंबर सवाल, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? हमने एनालिसिस में देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस बख्तियारुद्दीन खिलजी ने किया। आज की क्लास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 38। नीचे दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक कथन यानी एक और तथा दूसरे कथन आर को कहा गया है। कथन ए है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आर है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। या इसमें से क्या सही है?
इसमें से क्या सही है? कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हो गए, उसकी वजह थी भारत में एकता ना थी, इसलिए कथन ए कथन आर दोनों सही हैं। और आज का यहाँ अंतिम सवाल का एनालिसिस है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के संस्थापक, याद रहे मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ, जबकि अंदर तक प्रवेश करने का श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट ही कि कथन सत्य है, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का ना होना तुर्कों को विरुद्ध असफलता का प्रमुख कारण था। डॉक्टर एल के श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की राजनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की पुष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता का कारण है। इस प्रकार कथन ए एवं कारण कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आज का सेक्शन यहीं तक दोस्तों, हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे अगले मेडिवल हिस्ट्री के नए अध्याय के साथ। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ऐसी ही डेली हम एक मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो बनाएंगे जिसमें संपूर्ण एनालिसिस होगा। आप इसको करके कोई भी एग्ज़ाम, ऑल इन वन डे एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस प्री या मेंस हो, इसमें अधिकांश सवाल यूपीपीसीएस लेवल के हैं। यानी आप अगर हाई लेवल कर लेते हैं तो नीच लेवल के सवाल, यानी कि अगर यूपीपीसीएस के सवाल हल करते हैं तो यूपी कांस्टेबल, पुलिस, एसआई आदि के सभी सवालों को आराम से टैकल अप कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।